Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinki. In this video, we are going to discuss chapter 3rd, demand of class 11th Commerce Economics, and we are on the revision or note series of this particular video. First of all, what is the name of the chapter? That is demand. Demand को अगर हम हिंदी में बोलें तो demand मतलब क्या है कि किसी चीज़ की कितनी आपकी खरीदने की चाह है लोगों को, ठीक है। डिमांड के बारे में एक सिंपल सेंटेंस में अगर हम डेफिनेशन बताएं तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. किसी समय पे कोई बायर यानी खरीदने वाला खरीदना चाहता है और उसको खरीद भी सकता है, एबल भी है और उसको डिजायर भी है उस चीज को खरीदने की, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, यानी मान लो कोई कमोडिटी है, उस कितनी उसकी क्वांटिटी उसको चाहिए, उस चीज को अपने बोल देंगे डिमांड। डिमांड 5 फैक्टर से डिटरमाइन होती है। वो है आपके, पहला है डिजायर, फिर आता है विलिंगनेस टू बाय, फिर आता है आपका एबिलिटी टू बाय, देन कम्स पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या? डिजायर यानी सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय यानी खरीदने के लिए आप तैयार होने चाहिए, एबिलिटी टू बाय यानी तैयार होना काफी नहीं है, पैसों का होना भी जरूरी है, प्राइस दोनों के बीच में निश्चित होनी चाहिए और उस टाइम पे उनको उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। फाइन। डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और सर्विस, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स इट्स डिमांड एक्सपांड्स एंड वाइस वर्सा। सबसे पहला जो सबसे मेन फैक्टर है डिमांड को इफेक्ट करने वाला, वो है आपका प्राइस। सबसे मेन है। जैसे ही आपके गुड का प्राइस फॉल हो जाएगा तो आपकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। वेरी सिंपल। रियल लाइफ में अगर आप इसको जोड़ के देखें तो मान लो किसी चीज का भाव 10 रुपए है और 10 चीजें उसकी खरीदे जा रही है, जैसे ही उसका भाव 8 रुपए हो जाएगा 10 के बजाय 20 चीजें खरीदे जाएंगी क्योंकि भाव कम हो गया। अच्छा, प्राइस के सिवा भी कुछ ऐसी चीजें हैं और ऊपर वाले में वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है। रीजन क्या है? प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, उल्टा होता है यहाँ पर। प्राइस के सिवा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, क्या उसको अच्छा लगता है। फिर आता है उसकी इनकम, कितनी उसकी इनकम है। मान लो मुझे 30,000 का टीवी चाहिए, मेरी इनकम ही है 10,000, तो मैं उसको नहीं खरीद सकती। प्राइस के सिवा ये भी फैक्टर्स हैं जो हमको इफेक्ट करते हैं। फिर आता है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस क्या है। मतलब मान लो मुझे एमआई का टीवी चाहिए और सोनी के टीवी का प्राइस कम है, तो मैं सीधी सी बात है उस पे चली जाऊंगी। इसमें दो गुड्स होते हैं, एक होता है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना सोनी और एमआई का, ये सब्सटीट्यूट गुड्स में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या है? अच्छा, सब्सटीट्यूट मतलब इसको नहीं लेंगे तो दूसरे से काम चल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि आपको अगर ये आप चीज खरीद रहे हैं तो दूसरी खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक खरीद रहे हैं तो बाइक के साथ पेट्रोल की जरूरत चाहिए, मतलब चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री में एक के साथ दूसरा आता ही है और उसके सिवा वो दूसरा चल नहीं सकता। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, कि हम क्या सोचते हैं कि आगे चल के क्या होगा। अगर हमें लगता है कि आगे चल के बाइक की प्राइजेस कम हो जाएंगी तो हम अभी बाइक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें लग रहा है कि प्राइजेस गिरेंगे। और अगर हमें अभी लग रहा है कि बाइक के प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम अभी बाइक को खरीद के रख लेंगे। और फाइनली आता है साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। किसी जगह पे कोई चीज की कितनी डिमांड है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां पर पॉपुलेशन कितना है, कितने लोग रहते हैं और किस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। डिमांड फंक्शन को समझें, ये भी अगेन 2 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमांड फंक्शन में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको पता चलती है उस गुड के डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। यानी एक गुड है जिसकी डिमांड अगर गिर रही है तो क्यों गिर रही है? उसके डिटर्मिनेंट्स के कारण, और डिटर्मिनेंट्स हमने अभी देखे सारे के सारे। तो उन डिटर्मिनेंट्स के बीच में और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये मैथमेटिकली हमको जो चीज बताए उस चीज को हम बोल देंगे डिमांड फंक्शन। बहुत सिंपल है। डिमांड फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर 6 चीजें आती हैं। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले एफ का मतलब तो फंक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्स का, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। पी वाई का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। पीई का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। टी का मतलब है टेस्ट और प्रेफरेंस। वाई का मतलब है उसकी इनकम और यू का मतलब है अदर फैक्टर्स, जिसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता। तो
तो ये सारे फंक्शंस ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़े थे, वही चीजें आपकी डिमांड फंक्शन में आ जाएंगे, मतलब एक को याद करने से दोनों हो जाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड देखें तो क्या है। लॉ ऑफ डिमांड आपको किसने बताया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अल्फ्रेड मार्शल ने हमको ये बताया कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन चलता है। इनवर्स मतलब अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, और उल्टा भी होगा, अगर एक नीचे गया तो दूसरा ऊपर आ जाएगा। Other factors influencing demand remain unchanged. If a price of a good falls, its demand expands, and if a price of a good rises, its demand contracts. अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि अल्फ्रेड मार्शल सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करते हैं, वो दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं लेते। वो मानते हैं कि अदर फैक्टर्स जो हैं वो सेम टू सेम है, अनचेंज है। हालांकि रियल लाइफ में वो भी सेम नहीं रहते कभी भी। तो अगर वो मान लो कि सब अनचेंज्ड हैं, तो अगर प्राइस आपकी गिरी, डिमांड एक्सपांड होगी यानी बढ़ेगी, और अगर प्राइस आपकी बढ़ जाएगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कम हो जाएगी। इसके कुछ अजम्पशंस हैं इसके अंदर, यानी हम पहले ही कुछ चीज़ों को अज्यूम करके रख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ये लॉ जो है काम करेगा। क्या क्या अजम्पशंस हैं? कि वो जो एक्स्ट्रा 5 चीज़ें थी ना, वो सब सेम टू सेम रहेंगी। अब वो एक्स्ट्रा 5 चीज़ें कौन सी थी? टेस्ट और प्रेफरेंस, उस कस्टमर की इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, जो एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं, और साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये सब चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, तो आपका ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन एक बार देखिए। डिमांड शेड्यूल का मीनिंग कई बार पूछा जाता है, तो वो एक बार देख लेंगे हम, और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। डिमांड शेड्यूल आपका क्या है देख लो। डिमांड शेड्यूल मतलब एक ऐसा शेड्यूल जिसमें एक गुड की अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइजेस पे क्या उसकी डिमांड होती है, वो जो आपको बताए उसको बोल देंगे डिमांड शेड्यूल। एक ऐसा शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, प्राइस ऑफ मिल्क इन रुपीज दिया हुआ है, डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर्स दिया हुआ है। प्राइस ऑफ मिल्क इन रुपीज आप देखोगे ना तो डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, और इसी के उल्टे में अगर आप देखो डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। वेरी सिंपल। अब इसमें एक और चीज है जो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 50 रुपए में मान लो 1 लीटर आ रहा है, और 10 रुपए में 5 लीटर आ रहे हैं, तो कुल मिला के वो कंज्यूमर एक्सपेंड कितना कर रहा है? 85 रुपए कर रहा है। इधर भी वो 50 रुपए कर रहा था, इधर भी वो 50 रुपए ही कर रहा है। तो वो क्या सोचेगा कि अगर मुझे सेम प्राइस में वही चीज ज्यादा मिल रही है तो मैं क्यों ना खरीदूं। ये कस्टमर का स्वभाव है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस साइड पर वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ मिल्क बताया है, और एक्स एक्सिस पर डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर्स बताया, और उसी सारे पॉइंट्स को उन्होंने प्लॉट कर दिया। फाइन, मूविंग ऑन। रीजन ऑफ देखिए क्या क्या है। रीजन फॉर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है, क्यों ऐसा रिलेशनशिप है उनके बीच में? सबसे पहला है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या? जब कंज्यूमर की इनकम मान लो कांस्टेंट रहती है, यानी मान लो कि मेरी इनकम पहले 50 रुपए थी, अब भी 50 ही रुपए है, और मान लो कि दूध का जो प्राइस है वो गिर रहा था, ठीक है, तो मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लो पहले दूध 50 रुपए का मिलता था 1 लीटर, अब दूध 40 रुपए का मिलता है 1 लीटर, तो मेरे पास कितने एक्स्ट्रा बच गए? 10 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बचे। इसी चीज को हम बोल देंगे रियल इनकम। अगर किसी की मॉनेटरी इनकम मान लो उतनी ही है, मेरी इनकम बढ़ी नहीं, मेरी इनकम 50 रुपए ही है, लेकिन उसका प्राइस गिर गया और मैं अभी भी खरीद रही हूँ 1 ही लीटर, तो मुझे 10 रुपए बचेंगे, मेरी रियल इनकम बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा मिल्क वाला। अब दूसरा आता है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या? मान लो कि कंसर्न्ड गुड का फॉल, प्राइस में फॉल हो जाता है, तो ये जो है ना आपका जो पर्टिकुलर गुड है वो और चीपर हो जाएगा दूसरे के मुकाबले। एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर और कोल्ड ड्रिंक। इसको एक बार एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कोकोनट वाटर का भी प्राइस वो कम कर देंगे टू स्टे इन द कंपटीशन। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड जिन पे लागू नहीं होता। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कई लोग होते हैं एग्जाम में, अजम्पशंस की जगह वो एक्सेप्शंस लिख के आते हैं, एक्सेप्शन की जगह वो अजम्पशन लिख के आते हैं, ये बहुत मिस्टेक होती है।
आपको सिर्फ उसका मीनिंग समझने की ज़रूरत है। अजम्पशन मतलब क्या है? अज्यूम करना, कि हम मान के चल रहे हैं। और एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? कि लॉ ऑफ डिमांड इस पे लागू ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत याद रखने की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जिस पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं पड़ता वो है प्रेस्टिजियस गुड्स, जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें। इन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो लोग उल्टा ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा सोसाइटी में स्टेटस और हाई हो जाएगा। तो ये ज्वेलरी, कार, मोबाइल फ़ोन्स जिनका इतना ज़्यादा प्राइस होता है, आईफ़ोन लोग क्यों खरीदते हैं? इतना ज़्यादा प्राइस है फिर भी वो खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को उनको एक दिखाना होता है कि सी आई हैव आईफ़ोन। फाइन। फिर आता है एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स, यानी कि जो एकदम न्यूनतम स्तर पे होते हैं, जिनका कोई प्राइस इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा अपने को। एग्ज़ाम्पल है पेन, स्टेपलर पेन एक्सेट्रा। माचिस की डिब्बी 1 रुपए की भी नहीं आती पहले, अब आती होगी। तो जो एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स होते हैं ना, इन पे भी लॉ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अगर इनका प्राइस थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी हो जाएगा ना, तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या है? ये कंसेप्ट सबसे पहले तो देख लो रॉबर्ट गिफन ने दिया था, और इसीलिए इन गुड्स का नाम रख दिया गया गिफन गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर का जब रियल इनकम बढ़ जाता है, तो वो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स से हट करके सुपीरियर क्वालिटी वाले गुड्स पर आ जाते हैं। ऐसा गिफन कह रहे हैं, और ये सही बात भी है। एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि राइस 2 टाइप के आते हैं। एक आता है बासमती और एक आता है नॉर्मल राइस, ठीक है? तो अगर मान लो नॉर्मल राइस का प्राइस कम हो गया और सीधी-सी बात है बासमती का भी प्राइस कम हो गया। तो अगर मुझे नॉर्मल राइस के भाव में ही बासमती मिल रहा है, तो मैं नॉर्मल जो इन्फीरियर क्वालिटी वाले राइस हैं, उसको साइड में रख कर के बासमती वाले लेके आ जाऊँगी जो सुपीरियर क्वालिटी वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों का भाव एकदम सेम पड़ रहा है, ठीक है? और फाइनली आता है स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। लोगों की कुछ खास ऐसी अ, वो कुछ ऐसी खास वो चुनते हैं चीज़ें। एग्जाम्पल है टूथपेस्ट का कोई ब्रांड हो गया, शूज़ का कोई ब्रांड हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को दंत कांति ही चाहिए, तो वो कितने भी रुपए की होगी वो वही खरीद के लाएगा, क्योंकि उनको वही सूट करता है। मूविंग ऑन, ये एक चीज़ है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसमें भी कई सारे लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में और इंक्रीज एंड डिक्रीज में। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब देखिए, जब भी बाकी मान लो दूसरे डिटर्मिनेंट्स एकदम सेम रह रहे हैं और प्राइस बदल रहा है, फिर भी आपका एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में होगा। एग्जाम्पल, प्राइस अगर गिर रहा है डिमांड बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा। यहाँ पर प्राइस में चेंजेस होंगे, ये हमको याद रखना है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइजेस में चेंजेस होते हैं। आप इसी चीज को इस वाले ये जो टेबल है आपका, इसमें आप देख सकते हैं प्राइस पहले घट रहा है और डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिमांड बढ़ेगा, और उसी को उन्होंने ग्राफ में डिनोट कर दिया है। ये भी याद रखने की बात है, ग्राफ में हमेशा वाई एक्सिस पे प्राइस रहती है, एक्स एक्सिस पे डिमांड रहती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कहाँ पर इंडिपेंडेंट आता है, कहाँ पर डिपेंडेंट आता है। ठीक है, अब आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज है डिमांड में, वो क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछले वाले में क्या सीखा था कि प्राइस में चेंजेस होंगे तो क्या होगा, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर बस उसको ही साइड में रख के दूसरे को ले आना है। मान लो कि आपका प्राइस जो है वो चेंज हुआ ही नहीं, प्राइस उतने का उतना पड़ा है, फिर भी आपकी डिमांड कम ज्यादा हो रही है। तो ये किसके कारण हो रही है? जो प्राइस के सिवाय जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स थे ना, उनके कारण ये प्राइस आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो आपकी प्राइस उतनी की उतनी है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपके प्राइस 3 रुपीज पे ही अटकी हुई है, फिर भी डिमांड जो है आपकी बढ़ रही है। तो रीजन क्या है? आपकी डिमांड जो बढ़ रही है उसका रीजन है सिंपल, बाकी के डिटर्मिनेंट्स चेंज हो रहे हैं। वो डिटर्मिनेंट कोई भी हो सकता है, उनका टेस्ट हो सकता है, उनकी इनकम, उनका फ्यूचर वाला एक्सपेक्टेशन, सब चीजें में से कोई भी चीजें चेंज हो सकती है, उस वजह से डिमांड आपकी चेंज हो रही है। तो इसका भी ये ग्राफ आप देखें। अच्छा, पिछले वाले का ग्राफ आप देखो ना, तो अपसाइड डाउन जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इस वाले का ग्राफ जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है। वाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। प्राइस में बदलाव है ही नहीं, इसीलिए कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इस पॉइंट से अगर हम देखें ना, ये जो आपकी पॉइंट ए है, उससे अगर आप देखो
तो इसके लेफ्ट साइड पर डिक्रीज है और इसके राइट साइड पर इंक्रीज है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब न्यू कॉन्सेप्ट हमारा आता है, वो है आपका इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। अब इसमें से सिंपली अगर हम एक चीज सीखें, इंडिविजुअल मतलब क्या, सिंगल आदमी, मार्केट मतलब क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, आदमियों का ढेर लगा दो वो मार्केट है, और इंडिविजुअल मतलब सिंगल इंडिविजुअल जो सिंगल आदमी है। अच्छा, यहाँ पर एक बार देखें ध्यान से ना, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी दिया हुआ है, सबसे पहली चीज जो दी हुई है प्राइस ऑफ कमोडिटी है, उसके बाजू में इंडिविजुअल एक ही डिमांड है। अब आप सिंपल दिमाग से देखना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर प्राइस कम हो रही है, सिंपल दिख रहा है ना, प्राइस कम हो रही है, आप मान लीजिए आप ही इंडिविजुअल ए हैं, तो आप अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे। आप मान लीजिए कि अब आप इंडिविजुअल बी हैं, तो अब आप भी अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, नंबर्स कुछ भी डाल दीजिए बट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल सी हैं, तो अब आप भी अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, और कुल मिलाकर के इन तीनों इंडिविजुअल्स को प्लस करके जो हम बता देंगे उसको हम क्या बोल देंगे, मार्केट डिमांड। बहुत इजी है, इसमें देख लीजिए 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 6, 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा 9। इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल। नंबर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी जरूरत है कि प्राइस अगर आप डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं तो डिमांड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग डिसेंडिंग सबको याद है। अब इन्हीं के अगर हम ग्राफ्स देखें, देखो ये जो पर्सन ए है उसका डिमांड कर्व है, सिंपल जो हमने लर्न किया था, एक्स एक्सिस पे डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है जो बहुत इजी है। ये आपका डिमांड कर्व है किसका, बी वाले आदमी का, ये आपका डिमांड कर्व साइड में किसका है, सी वाले आदमी का है, और फाइनली किसका डिमांड कर्व दिया हुआ है, मार्केट का डिमांड कर्व दे दिया है, जो हमने सबको प्लस करके नंबर्स निकाले थे वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें महान काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कम्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका जो कंसेप्ट है ये लोगों को बहुत हार्ड भी लगता है, पर पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि बहुत इजी है, बस हमको कुछ चीजें याद करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है, इसका मतलब दो चीजों में डिफरेंस होगा, या दो चीजों में हम लोग रिलेशन समझेंगे, एक है आपका प्राइस और दूसरा आपका डिमांड। बहुत इजी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये प्रोपोर्शन बताता है कि कितनी डिमांड चेंज हुई कितने प्राइस के चेंज के साथ। एग्जाम्पल, मान लो 10 रुपए प्राइस गिरी और डिमांड 2 यूनिट बढ़ी, तो ये जो परसेंटेज है ना, वो हम परसेंटेज निकालते हैं इसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, ठीक है। मार्शल के हिसाब से, अच्छा ये बहुत इजीली डेफिनेशन है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मार्शल के हिसाब से जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना डिमांड राइज हुआ, क्योंकि जब भी प्राइस फॉल होगा तो डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी आपको बताएगा, ठीक है। इसके कुल मिलाकर के 5 टाइप्स हैं, एक है इनफाइनाइट, एक है 0, एक है 1, फिर आता है लेस देन 1 और फिर आता है मोर देन 1। जो इनफाइनाइट वाला है ना उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, सॉरी डिमांड चेंज हो रही है बट प्राइस चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और ये रियलिटी में नहीं पाई जाती। ये वाली जो डिमांड है ये आपकी रियलिटी में नहीं पाई जाती है। इसमें डिमांड चेंज होती है पर उसकी प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता, तो समझ रहे हैं कौन सी वाली चेंज हुई, अदर फैक्टर्स में बदलाव हुए, प्राइस में बदलाव नहीं हुए, फिर भी डिमांड चेंज हो गई। इसको पहली को बोल देंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये इकोनॉमिक्स में बताई जाती है कि ये डिमांड कहाँ मिलती है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अब हमको पता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो ऐसी वाली डिमांड भी कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड वाला आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि 0। यहाँ पर प्राइस चेंज होती है लेकिन चेंज डिमांड में बिल्कुल नहीं होता, और ये उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड उधर का उधर ही खड़ा है, ठीक है। थर्ड वाला आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि 1 आंसर आना चाहिए आपका। इसका मतलब जितना प्राइस में बदलाव हुआ उतना ही डिमांड में बदलाव हुआ। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि when proportionate change in demand and proportionate change in price are both equal, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे, मान लो 2 रुपए प्राइस घटा, 2 यूनिट का डिमांड बढ़ा, तो 2 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा 1। वेरी सिंपल। तो ऐसी डिमांड को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
हमने 3 समझ लिए, एक है इनफाइनाइट, दूसरा है 0 और तीसरा है 1। अब क्या सीखेंगे? लेस देन 1 और मोर देन 1। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या आता है? आपका मोर देन 1 आता है कि 1 से ज़्यादा जब डिमांड चली जाएगी तो आपका प्राइस जो है, अब देख लो यहाँ पर डिमांड में जो बदलाव आ रहा है वो ज़्यादा है, किससे? प्राइस के बदलाव से, और इसीलिए ऐसी डिमांड को हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका एग्जाम्पल है, मान लो किसी चीज का प्राइस जो है घटा, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वाला, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब आपका प्राइस जो है वो घट रहा है लेकिन उतनी ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ रही, ठीक है, तो वो लास्ट वाला हो जाएगा लेस देन 1, यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। बहुत इजी है ये सब। लास्ट टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर का, वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो पहला वाला जो था वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला में छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा। वो क्या? पहले हम डिमांड को डिवाइड कर रहे थे प्राइस से, अब हम डिमांड को डिवाइड कर देंगे इनकम से। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके भी कुछ डिग्रीज है, यानी इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वही 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है आपका इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी, मोर देन 1 यानी रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन 1 यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक। फिर आता है नेगेटिव, यानी कि 1 0 से भी पीछे चले जाओ, और फाइनली आ जाता है आपका 0 वाला। कुल मिला के इसके भी 5 टाइप्स हैं, बट इनको इतना डीप में नहीं बताया गया है, ना इतना डीप में पढ़ने की जरूरत है। फाइनल वाला जो आता है वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या? कि जब आपका कोई कंसर्न्ड कमोडिटी है उसका प्राइस घट रहा है, ठीक है, और प्राइस घट रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो ऐसे चेंज को अपने बोल देंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इसमें देख लो यहाँ पर 2 चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब हम घटने बढ़ने की बात तो पहले भी कर रहे थे, तो क्रॉस वाले में क्या डिफरेंस है जो हम क्रॉस इसको अलग से नाम दे दें, तो क्रॉस वाले में ये डिफरेंस है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स और प्राइस फॉर गुड वाई। इसका मतलब आप समझते हैं? मान लो यहाँ पर गुड एक्स आपका टी है और गुड वाई कॉफी है, कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी क्योंकि लोग कॉफी को नहीं खरीदेंगे। कॉफी पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब अगर वो 20 रुपए की मिलने लगेगी और चाय अभी भी 10 रुपए की मिल रही है, तो लोग चाय की डिमांड को बढ़ाएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे। इसको अपने बोल देंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेथड मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सिर्फ ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। सबसे पहला है प्रोपोर्शनेट चेंज वाला, फिर आता है टोटल आउटले मेथड, और थर्ड वाला आता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये 3 मेथड्स हैं आपके, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। 1 और 2 मार्कर से ज़्यादा इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जीमेल आईडी मेरी दी हुई है, टेलीग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया हुआ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एट एनी स्पेस इफ यू आर फीलिंग दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू so much, have a good day and help me receive 1K subscribers. Thank you so much.